हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर और हम जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनदीप पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9वीं की पॉलिटी की एनसीईआरटी से, जिसका पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसकी पहली वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत जाना था कि लोकतंत्र आखिरकार है क्या। अब हम इसमें पूरी डिटेल से जानेंगे कि लोकतंत्र होने के लिए आखिरकार कौन कौन सी विशेषताएं होना ज़रूरी है। आज लगभग दुनिया का हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जिनके आधार पर हम किसी देश को लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक कह सकते हैं। इस प्रकार सरकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी हैं गैर लोकतांत्रिक सरकारें। इसमें आगे बच्चों और उनके टीचर की थोड़ी कन्वर्जेशन दी हुई है, जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें तो स्टार्टिंग से ही पता है कि लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है, तो इसको परिभाषित करने की क्या ज़रूरत है। तो उनकी टीचर बोल रही है कि सिर्फ इतना जान लेने से हम किसी देश को लोकतांत्रिक नहीं बोल सकते कि वहाँ लोगों का शासन है। इसलिए हमें परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वर्ड्स के आधार पर कई बार हम किसी उस पूरे मतलब को हम नहीं समझ सकते। इसलिए इनकी यही बातचीत है। आगे हम देखते हैं कि सरल परिभाषा दी हुई है जिससे हम आज स्टार्टिंग करेंगे। इसमें दी हुई है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है वो लोग करते हैं। ये एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। जैसे म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है, लेकिन वहाँ का जो है पूरा शासन व्यवस्था जो है सैनिक शासकों के अंडर ही है, तो वो खुद ही देश के शासक बन गए जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था। उसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए उस देश को हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। दूसरी इन्होंने उदाहरण दी हुई है कि जैसे सऊदी अरब जैसे देश हैं, मिडल ईस्ट के देश हैं, वहाँ जो है राजशाही चलती है। जैसे राज परिवार में कोई किसी ने जन्म लिया तो उसको लोगों ने नहीं चुना, वो आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो शासक बनते जाते हैं। जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा। तो यह फिर लिखा हुआ है कि लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इस परिभाषा फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इन्होंने बताया होगा कि सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है किसी देश का लोकतांत्रिक होने का कि वहाँ का चुनाव, वहाँ के शासकों का चुनाव जो है वो लोग करते हैं, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरे नियमित रूप से जो है चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी हम उस देश को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। जैसे चाइना का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे हम शुरू करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं से। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सिर्फ यही कहने से कि वहाँ का चुनाव जो है वो जनता करती है, इसी को हम लोकतंत्र बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि वहाँ का शासक कौन होगा, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा हुआ कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। अब यहाँ लोकतंत्र के लिए जो चुनाव होते हैं उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं जिनको पूरा किए बिना हम नहीं कह सकते कि वहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। अब ये नहीं है कि किसी देश में चुनाव है तो हम उसको लोकतांत्रिक कह दें। जैसे किसी देश में कोई नागरिक है तो उसकी वोट का मूल्य कम है, दूसरे की वोट का मूल्य ज़्यादा है। जैसे अपने भारत पर जब ब्रिटिश रूल था
तो सभी को जो वयस्क मताधिकार का वोट डालने का अधिकार नहीं था। सिर्फ जिनके पास संपत्ति होती थी या शिक्षा के आधार पर कुछ ही लोगों का वोट देने का अधिकार था। तो तब के भारत को भी हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। फिर अगला क्वेश्चन है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी इतनी है कि अपने शासकों का चुनाव कर दो, तो आगे जो 5 साल या 6 साल का जितना भी टेन्योर है सरकार का, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करती रहें, कि या उनके ऊपर भी कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ ना कर सकें? तो इन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम अब लोकतंत्र की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसे पहली दी हुई है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पहली विशेषता ही यही है कि जो फैसले हैं देश के, पूरे देश के जो भी 5 साल में 6 साल में जितने भी फैसले लिए जाने, जिन शासकों को लोगों ने चुना है उनके हाथ में होने चाहिए। यहाँ अब एक एग्जाम्पल दी हुई है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, 2002 में एक जनमत संग्रह करवाकर कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा दिया। और इस जो जनमत संग्रह मतलब कि ऐसे बोल दिया कि हमने वोटिंग के द्वारा ऐसा किया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है या वहाँ के मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने आरोप लगाया कि यह जो जनमत संग्रह हुआ वो एक धोखाधड़ी है। फिर उन्होंने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है वहाँ पर लागू करके सारा संविधान ही बदल दिया। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति को इतनी पावर दे दी कि वहाँ जो केंद्र में सरकार है और जो प्रांतों में सरकार है उनको भंग ही कर सकता है। तो यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ जो है वो लोकतंत्र की सरकार है, क्योंकि जो प्रांतीय असेंबली के लोग हैं, जो मेंबर हैं या केंद्रीय असेंबली के मेंबर हैं, उनको तो लोगों ने डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा चुनाव किया है, लेकिन उनके ऊपर राष्ट्रपति की इतनी पावर कर दी है कि सारे फैसले अब वो ले रहा है। तो इसको हम लोकतांत्रिक सरकार जो नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ फैसले वो जिनको लोगों ने चुन के भेजा वो फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं। इस अब जहाँ दिया हो कि संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिनको लोगों ने चुना ही नहीं है। अब यहाँ पर पहली विशेषता यह निकल के आती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि लोकतंत्र हम उस देश को बोल सकते हैं यहाँ पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जिनको लोगों ने खुद चुना है अपनी वोट के द्वारा, उनके हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने प्रांतीय असेंबली के मेंबरों को चुन के भेज दिया है, लेकिन उनके ऊपर एक और सत्ता है जो खुद सारे फैसले ले रही है और उनको किसी भी समय भंग कर सकती है। तो उसको हम लोकतांत्रिक देश नहीं बोल सकते। इसके बाद दूसरी जो है विशेषता वो है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। अब चुनाव तो हर देश करवा देता है, लेकिन वो स्वतंत्र है या निष्पक्ष है, इसके आधार पर ही हम किसी देश को लोकतांत्रिक बोल सकते हैं। जैसे चीन की संसद है जिसको राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। 5 साल बाद वहाँ चुनाव होते हैं और इस संसद के लिए 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और यही संसद है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। लेकिन वहाँ एक शर्त यह है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। अब जिस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी मंजूरी देगी वही सिर्फ अपना चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, दूसरी पार्टियां को किसी को भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार हम वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी को चुनाव लड़ना होता है, उसी पार्टी की सरकार बनेगी हर बार।
तो इस प्रकार वहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। दूसरे इन्होंने एग्जांपल दी है मैक्सिको की। वहाँ 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी है PRI। वहाँ सिर्फ 2000 से लेके उसी पार्टी को जीत मिलती थी 2000 तक। तो विपक्षी दल तो चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन उनको कभी भी जीत नहीं हुई, क्योंकि जो PRI की सरकार है वो इतने हथकंडे अपनाती थी कि खुद ही जीत जाती थी हर बार। जैसे सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी अपने छात्र जो स्टूडेंट है उनके माँ बाप को बोलते थे कि इसी पार्टी को वोट दो। मीडिया भी उनके ही अंडर थी, वो सिर्फ जो विपक्षी दल थे उनकी आलोचना ही करते थे। और ऐसा भी कई बारी होता था कि जैसे आज वोटिंग है या कल वोटिंग है, तो वहाँ के मतदान केंद्र ही बदल दिए जाते थे कि जहाँ यहाँ किसी की वोटिंग का नाम लिस्ट में आया हुआ है वहाँ वह लोग दूसरी जगह पहुँच ही नहीं पाते थे। तो इस प्रकार वहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद हम कैसे बोल सकते हैं कि लोगों ने खुद डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा वहाँ चुनाव किए हुए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद हम नहीं कह सकते कि वहाँ निष्पक्ष या स्वतंत्र चुनाव हुए हैं। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। अब यही विशेषता बताई हुई है लोकतंत्र की कि सिर्फ चुनाव करवा देना ही लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ताकि जो भी विपक्षी पार्टी है और पक्ष में पार्टी है उन सभी को एक जैसे मौके मिलने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही है, दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं मिल रहा, तो इसको हम बिल्कुल भी किसी तरीके से लोकतंत्र नहीं बोल सकते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। गुड बाय।